हमारे महेश ने फिर से पैसे मंगवाए हैं। अब पैसे तो मेरे पास है नहीं, कहाँ से भेजूं? अभी पैसे भेजे 15 दिन भी नहीं हुए और फिर से पैसों की डिमांड करने लगा। कहीं बेटा शहर में पढ़ने के बजाय कोई आवारागर्दी तो नहीं करने लगा? अरे रे, ये क्या कह रही हो देवरानी जी? हमारा महेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई जरूरत पड़ गई होगी, भेज दो पैसा। पर भाभी, पैसा हमारे पास हो तभी तो भेजें। तुम्हारे पास नहीं पर हमारे पास तो है ना। जितना पैसा चाहिए ले लो, पर महेश की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए देवर जी। केशव एक गरीब किसान था। उसका घर और खेत था और खेती से ही उसका गुजारा चलता था। वह गरीब था लेकिन फिर भी बेटे को शहर में पढ़ाने की हिम्मत कर रहा था। मगर इसका फायदा उसका चचेरा भाई तुलसी और भाभी बबीता उठा रहे थे। दरअसल वे केशव को कर्ज के रूप में पैसा उसके बेटे की पढ़ाई में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसका घर और खेत हड़पने के लिए दे रहे थे। इसीलिए वे बहुत खुश थे। अरे बबीता रानी, केशव भैया जब भी जितना भी पैसे मांगे देती जाना, कभी मना मत करना। लो, आप भी कमाल करते हैं। मैं भला क्या उनके खेत की कीमत के बारे में नहीं जानती जो उन्हें पैसा देने से मना कर दूंगी? उनके खेत तो सोने का अंडा है, हाईवे पर पड़ते हैं। हाथ लगे तो समझो करोड़ों कमाए। अरे आप चिंता न करें, जल्दी ही यह सोने का अंडा हमारा होगा। हाँ। भोला और सीधा साधा केशव अपने चचेरे भाई और भाभी के मन के लालच से अनजान उनसे बार बार पैसा लेकर अपने बेटे की पढ़ाई में लगाता रहता है और सोचता है कि बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह धीरे धीरे सब कर्ज उतार देगा। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद केशव अचानक बीमार पड़ता है और भगवान को प्यारा हो जाता है। यह घड़ी बेचारी गीता और उसकी बेटी नेहा के लिए सबसे विकट घड़ी थी। माँ, पिताजी की मौत का समाचार भैया को भेज देते हैं। ना बेटी ना, ऐसा कभी मत करना। यह खबर उसे मिली तो वह पढ़ाई छोड़ गांव में चला आएगा और तेरे पिताजी का सपना अधूरा रह जाएगा। पर कुछ नहीं मेरी बेटी, दिल पर पत्थर रखकर यह सब तो हमें करना ही पड़ेगा। यही सोचकर बाप के मरने की खबर बेटे को नहीं दी जाती। गीता अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटे को पैसे भेजती रहती है और एक दिन उसके लिए यह काम भी पहाड़ तोड़ने जैसा बन जाता है, क्योंकि एक दिन उसका खेत और घर लालची तुलसी हड़प कर बैठ जाता है। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। दोनों माँ बेटी पक्के मकान से कच्ची झोपड़ी में आ जाती हैं। माँ, बहुत भूख लगी है और घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। तू चिंता ना कर बेटी, मैं अभी जाती हूँ। कुछ काम मिल गया तो आज के खाने का राशन तो लेकर ही आऊंगी। यह कहकर गीता अपने घर से बाहर आती है तो देखती है कि बबीता के घर के सामने राशन से भरा ट्रक खड़ा है और राशन के बोरे उसके घर में उतर रहे हैं। गीता को देखकर बबीता उस पर ताना मारते हुए कहती है, अरे जल्दी जल्दी उतारो भाई, साल भर का राशन है। हम इनकी तरह रोज रोज राशन का जुगाड़ नहीं करते। घर में साल भर का राशन एक बार ही भर लेते हैं। जेठानी का ताना सीधे गीता के दिल पर जाकर लगता है, पर वह चुप ही रहती है। इस तरह कुछ समय और बीत जाता है। उधर शहर में महेश अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटने की तैयारी करता है, मगर तभी महेश, मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलूंगी। श्रद्धा, क्या थोड़ा और नहीं रुक सकती तुम? पहले मैं गांव जाकर माँ और पिता को तुमसे शादी करने की इजाजत तो ले लूं। पर मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती महेश। मैं तो अब अपने जीवन का पल पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। पर क्या गांव में मेरे साथ रह लोगी? तुम बस एक बार मुझसे शादी तो कर लो, फिर तुम जहाँ भी कहोगे मैं हंस कर रह लूंगी। महेश और श्रद्धा ने साथ साथ पढ़ाई की थी और दोनों के बीच गहरे प्रेम संबंध भी थे। इसीलिए महेश श्रद्धा की बात को मना नहीं करता। दोनों श्रद्धा के भाई की मर्जी से शादी करते हैं और महेश श्रद्धा को लेकर गांव आ जाता है। अरे माँ, हमारे घर पर तो ताला लगा है। तुम अपना अच्छा भला घर छोड़ यहाँ झोपड़े में क्यों पड़ी हो? यह सुनकर गीता रोने लगती है और ठंड से कपकपाते हुए कहती है, क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता के गुजरने के बाद सब कुछ बदल गया।
क्या कहा माँ? क्या पिताजी गुजर चुके हैं? और तुमने मुझे खबर तक नहीं की? क्यों माँ, क्यों? क्योंकि बेटा, हम तेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते थे। यह कहकर गीता रोते हुए महेश को सारी सच्चाई बताती है और यह सच्चाई सुनकर महेश और श्रद्धा दोनों की आंखें भर आती हैं। ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है माँ। ताऊ और ताई इतने लालची निकले, पर तुम चिंता ना करो, मैं अब आ गया हूँ माँ। माँ जी, आपने इनकी पढ़ाई के लिए इतने दुख सहे, सचमुच बड़ी हिम्मत दिखाई है आपने। माँ जी, हो सके तो मुझे भी माफ करना, मैंने भी आपको दुख दिया है। पहले पता होता तो आपसे बताए बिना हम कभी शादी न करते। बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ और आओ बैठो। यह कहकर गीता एक छोटी सी पोटली में से कुछ चावल निकालते हुए नेहा से कहती है, नेहा बेटी, ये 2 मुट्ठी चावल बचे हैं, इन्हें बना लो। इनसे महेश और बहू का काम तो चल ही जाएगा। माँ, क्या घर में एक दिन का राशन भी नहीं रहता? रहेगा कहाँ से भैया, एक तो ठंड में मजदूरी ही कम मिलती है और ऊपर से माँ कमजोर और बीमार भी रहती हैं। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इन्हीं से काम चला लेंगे। और मैं जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, फिर हम सब पेट भर खाना खाएंगे। अगले दिन घर में 4 जन भूखे होते हैं और गीता से उनकी भूख सहन नहीं होती तो वह मेहनत मजदूरी पर निकल जाती है। महेश यह देखकर हैरान सा रह जाता है। अरे नेहा, इस जानलेवा ठंड में माँ सुबह सुबह कहाँ गई है? माँ तो रोज ही जाती है भैया। माँ ऐसी ठंड में 2-4 घरों में बर्तन पोछा करती है, तब जाकर घर में रोज का थोड़ा बहुत राशन आता है। महेश, माँ तो इस उम्र में भी बहुत कष्ट उठा रही है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, तुम जल्दी से कोई नौकरी ढूंढो। गीता को कई घरों में काम करने के बाद थोड़ा राशन मिलता है तो वह उसे ही लेकर अपने घर की तरफ चल देती है, मगर रास्ते में बबीता उस पर हंसने लगती है। बबीता कुत्तों को चावल खिलाते हुए कहती है, रोज जितना राशन तुम मेहनत मशक्कत करके अपने घर लेकर आती हो ना, उतना राशन तो हम कुत्ते बिल्लियों को खिला देते हैं। जेठानी, बड़ा होना अच्छी बात है, पर बड़े बोल बोलना अच्छा नहीं होता। भगवान नाराज हो जाता है और भगवान को अमीर से गरीब बनाते देर नहीं लगती। अरे जा जा, हम तो अमीर हैं और अमीर ही रहेंगे। तुम और तुम्हारा भगवान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर गीता कुछ नहीं बोलती और घर आ जाती है। घर आते ही बहू उसे खुशखबरी सुनाते हुए कहती है, माँ जी, यहाँ आने से पहले मैंने एक बहुत बड़ी नौकरी के लिए परीक्षा दी थी और मैंने वह परीक्षा पास कर ली है। हाँ माँ, अब तुम्हारी बहू कलेक्टर बनकर ही गांव लौटेगी, इसे आज ही शहर जाना होगा। पर तेरी नौकरी बेटा? अरे चिंता क्यों करती है माँ, तेरी बहू को नौकरी मिल गई है तो मुझे भी मिल जाएगी। श्रद्धा शहर चली जाती है और कुछ दिनों बाद कलेक्टर बनकर गांव आती है तो ट्रक भर कर पूरे साल का राशन घर लेकर आती है। यह क्या है बहू? ये हमारे घर के लिए पूरे 1 साल का राशन है माँ जी। यह सुनकर गीता की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, मगर तुलसी और बबीता जल भुनकर रह जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद महेश को भी अच्छी नौकरी मिल जाती है और दूसरी तरफ तुलसी को अपने काम में बहुत नुकसान हो जाता है और उसका सब कुछ बिक जाता है। अब किस्मत से पैसा महेश के घर का रुख कर लेता है और कंगाली तुलसी के घर का। तुलसी और बबीता अपनी करनी पर खूब रोते पछताते हैं।